ये रहने दो। हाँ चलो ठीक है, हो गया। चलो बोलना नहीं बेटा अभी। चलिए देखिए इधर अभी अब देखो हमने फिनॉल देखा है बेटा। फिनॉल हमारा लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, फिनॉल की कुछ नेम रिएक्शन डिस्कस की थी हमने फिनॉल की, ठीक है। जैसे कि रिमर टाइमर रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन करोगे फिनॉल का तो क्या मिलेगा आपको, फिनोक्विनॉल, फिनोक्विनॉल। उसके बाद में रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सानॉल। रिएक्शन विद जिंक मेटल अगर करोगे तो क्या मिलेगा, बेंजीन। उसके बाद में हमने रिमर टाइमर रिएक्शन देखी थी। रिमर टाइमर रिएक्शन में दो रिएक्शन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, तो आपको मिला था सैलिसिलाल्डिहाइड। फिनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस NaOH मिला तो क्या मिलेगा आपको, सैलिसिलिक एसिड। और मैंने बताया था आपको कि रिमर टीमन रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट या फिर हम जो रिएजेंट जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, कार्बिन होता है, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज डाइक्लोरोकार्बिन। ये बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आज के रिएक्शन में हम बात करेंगे कि कोल्बे रिएक्शंस कौन सी होती है, कोल्ब रिएक्शंस। कोल्ब रिएक्शन के साथ में हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस देखेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद में इल्ब रिएक्शन देखेंगे। 3 रिएक्शन बताऊंगा, बाद में बताऊंगा आपको कि अल्कोहल में और फिनॉल में क्या फर्क है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहल एंड फिनॉल। बिकॉज अल्कोहल में भी OH है, फिनॉल में भी OH है, लेकिन अल्कोहल में का जो OH होता है बेटा उसे हम अल्कोहलिक OH कहते हैं, फिनॉल का जो OH होता है उसे फिनॉलिक OH कहते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है, एक्चुअल में होता क्या है, अल्कोहल जो है बेटा NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करता लेकिन फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्शन करता है। अल्कोहल न्यूट्रल FeCl3 के साथ में रिएक्शन नहीं करता लेकिन फिनॉल रिएक्शन करता है। फिनॉल जो है, फिनॉल ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है लेकिन अल्कोहल नहीं करता है कन्वर्ट। तो ये बात हम करने वाले हैं। एसिडिक नेचर हमने बताया है कि फिनॉल जो है वीक एसिड है बेटा, एक मॉडरेटली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो उसकी एसिडिटी पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये भी बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। जैसे ही ये निपट जाएगा फिर इधर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी पहले हम बात करने वाले हैं कुछ, मैंने आपको बताया थे कुछ नेम रिएक्शन, उस कुछ नेम रिएक्शन में से बेटा कुछ नेम रिएक्शंस और भी बाकी है तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। इधर देख लीजिए, अब बात करेंगे हम यहाँ पे दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस क्या होती है, इसमें हम कौन से रिएजेंट यूज करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशंस क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशंस क्या होती है, सारी बातें बताऊंगा आपको, ठीक है। विजिबल है ना, इधर देखिए अब बात करेंगे हम दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट। इधर देखिए बेटा दैट इज द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो रिएक्शन है, एक जो है वो अल्किलेशन है और दूसरी बेटा असाइलेशन है या उसे एसिटिलेशन भी कहते हैं। विजिबल है ना ये, अरे ये विजिबल है, ठीक है। चलिए इधर देखिए आप, इधर देखिए अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशंस की तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशंस क्या होता है, इधर देखिए आप, हमने क्या लिया बेटा, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं इसको, बोलो बेटा, फिनॉल। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज फिनॉल। अगर इस फिनॉल पे आपने कोई अल्किल हैलाइड डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा, अल्किल हैलाइड, जैसे कि मिथिल क्लोराइड डाल दिया आपने, क्या डाल दिया यहाँ पे, मिथिल क्लोराइड। जैसे ही मिथिल क्लोराइड डालोगे आप इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 मतलब क्या लिया आपने यहाँ पे, लुईस एसिड। अरे क्या लिया है यहाँ पे, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो भी स्पीसीज होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज का मतलब जिनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, उन सबको क्या कहेंगे आप, दैट इज लुईस एसिड कहेंगे। तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। होता क्या है, ये देखो ये CH3 की यहाँ पे बेटा ये अल्किल ग्रुप ऐड होता है, कहां पे ऐड होगा रे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। अगर ऑर्थो पे होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, बोलो, दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा बोलो, OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, CH3 हो जाएगा। और अगर पैरा पोजीशन पे हुआ तो क्या हो जाएगा बोलो, बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, OH, और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3, नीचे क्या हो जाएगा CH3। इसे कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सीटोलिन, इसे कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सीटोलिन, क्योंकि बेंजीन रिंग CH3 को क्या कहते हैं हम, टोलिन कहते हैं ना। या तो फिर आप इसे क्या कहेंगे बोलो, इसे क्या कहेंगे, ऑर्थोक्रेसॉल, दैट इज ऑर्थोक्रेसॉल, सही है ना। अरे ये क्या हो जाएगा बोलो, ऑर्थोक्रेसॉल। देखा है ना हमने, फिनॉल एंड मोनोहाइड्रिक फिनॉल का एग्जांपल्स था, ऑर्थोक्रेसॉल। और इसे क्या कहेंगे बेटा, दैट इज पैराक्रेसॉल। क्या बोलेंगे आप इसे, पैराक्रेसॉल। तो देखो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट मिलेंगे। और ये जो रिएक्शंस है इसमें अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसे अल्किलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अल्किलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इधर देखिए आप, हमने लिया बेटा बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो गया यहाँ पे OH, क्या हो गया बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH को क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल, या फिर इसे कहते हैं कार्बोलिक एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोलिक एसिड। अगर आपने इसके ऊपर क्या डाला बेटा, एसिटिल क्लोराइड डाला, तो एसिटिल क्लोराइड होता है CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड Cl। समझ में आया, इसे कहते हैं बेटा एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसे आप, एसिटिल क्लोराइड। ध्यान में रखना आपने, CH3 बॉन्ड COCl विच इज कॉल्ड एज दी विच क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड।
और इस एसिटिल क्लोराइड को आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं असाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? असाइल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? असाइल क्लोराइड। अब देखो होता क्या है, जिस तरीके से देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां का Cl, देखो यहां पे 2 फिनॉल थे बेटा, यहां पे 2 CH3Cl थे, तो एक CH3Cl एक फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे आया, दूसरा CH3 ग्रुप बेटा दूसरे फिनॉल के पैरा पोजीशन पे आया। तो बेटा जिस पोजीशन पे CH3 इंट्रोड्यूस हुआ है वहां पे हाइड्रोजन था ना, तो यहां का एक हाइड्रोजन निकला होगा, दूसरे मॉलिक्यूल का यहां का हाइड्रोजन निकला होगा, और यहां के कितने Cl? 2 Cl। तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा बोलो यहां से? 2HCl। बाय प्रोडक्ट में क्या निकल जाएगा? 2HCl। सिमिलरली यहां पे भी सीन वही है बेटा, ये 2 और ये 2, मतलब ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन निकालना है आपको। अगर आपने ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन निकाला, इधर देखिए आप, ऑर्थो पोजीशन का अगर आपने क्या निकाला बेटा? हाइड्रोजन निकाला, और सिमिलरली आपने कौन से पोजीशन का निकाला बोलो? पैरा पोजीशन का भी आपने हाइड्रोजन निकालना है, यहां पे पैरा पोजीशन का भी हाइड्रोजन निकालना है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन निकाले और 2 हाइड्रोजन निकाल के ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। कौन सा ग्रुप है ये? एसिटिल ग्रुप। ये वाला जो ग्रुप है CH3CO ग्रुप, इसे कहते हैं बेटा एसिटिल ग्रुप। आपने ये ग्रुप लगाना है, तो बोलो क्या होगा यहाँ पे? दैट इज C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH3। यहाँ पे क्या होगा बोलो? C, नीचे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? CH3। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस तरीके से आपको प्रोडक्ट मिलेगा। देखो हमने क्या किया है, अब क्या किया है, हमने अल्किल की बजाय यहाँ पे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया बेटा? एसिटिल ग्रुप। तो इसे कहते हैं एसिटिलेशन। क्या बोलते हैं इसे? एसिटिलेशन। ये देखो इसे क्या बोलेंगे आप? एसिटिलेशन या असाइलेशन भी बोल सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे एसिटिलेशन लिख रहा हूं, एसिटिलेशन। क्या बोलेंगे बोलो इसे? एसिटिलेशन या असाइलेशन। इसे क्या कहेंगे हम बोलो? अल्किलेशन। अरे कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है देखो ना आप, CH3 बोलो तो कौन सा ग्रुप है बेटा? अल्किल ग्रुप है, तो इसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज अल्किलेशन। तो ये दोनों भी रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। बस ये है कि इसे फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या बोलेंगे आप इसे? फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन और असाइलेशन, इसे कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। क्लियर यहां पे? सिंपल है। फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अगर आपने अल्किल इंट्रोड्यूस किया तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन। और एसिटिल ग्रुप कौन सा है बोलो? CH3CO ग्रुप। CH3CO ग्रुप को कहते हैं बेटा एसिटिल ग्रुप। अगर एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया तो उसे कहते हैं बेटा एसिटिलेशन और दी असाइलेशन। एसिटिलेशन और दी असाइलेशन। अब इसका नाम क्या होगा? देखो इसमें मुझे बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप है और कौन कौन से हैं? 2 है, एक अल्कोहल, एक OH है बेटा, और एक कौन सा है? कीटोन है। तो कीटोन में और OH में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है? कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है। कीटोन की प्रायोरिटी क्या है? ज्यादा है। तो ये बोलो ये कौन सा कार्बन होगा? 1, ये हो जाएगा 2। तो क्या बोलेंगे आप इसे बोलो? 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी। और ये जो होता है इसे क्या बोलेंगे? मिथिल फिनिल कीटोन। अरे सही है ना? ये देखो बेटा, इसे हटा दो, इस पर अगर मैं हाथ रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? मिथिल। ये क्या हो जाएगा? फिनिल। और ये वाला क्या हो जाएगा? कीटोन। तो इसे कहते हैं मिथिल फिनिल कीटोन। तो मिथिल फिनिल कीटोन को कहते हैं एसिटोफिनॉन। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनॉन। जैसा डायमिथिल कीटोन को क्या कहते हैं हम? एसीटोन। और डायमिथिल कीटोन को क्या कहते हैं? एसीटोन। तो मिथिल फिनिल कीटोन को क्या कहते हैं? एसिटोफिनॉन। तो इसे क्या कहेंगे बोलो? ऑर्थो हाइड्रोक्सी। सही है ना? बोलो बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे बोलो? ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। इसे क्या कहेंगे रे फिर? ये 1, ये 2 और ये 3, बोलो क्या कहेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। बेटा इसे कहेंगे हम दैट इज पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या बोलेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शंस है, एक है फ्रीडल क्राफ्ट अल्किलेशन और दूसरी जो रिएक्शंस है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, आल्सो कॉल्ड एज दी असाइलेशंस। क्या बोलेंगे उसे? असाइलेशन। क्लियर है बात? ये दोनों रिएक्शंस दोनों के दोनों नेम रिएक्शंस है। मैं नेम रिएक्शंस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे नेम रिएक्शन ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूं। बता दे नेक्स्ट रिएक्शंस। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखो बेटा, सिंपल रिएक्शंस है। दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द कोल्ब रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस है? कोल्ब रिएक्शंस। अब ये कोल्ब रिएक्शंस है क्या? इधर देखिए, हमें क्या करना है कोल्ब रिएक्शंस में? क्या करना है इधर देखिए आप। कोल्ब रिएक्शन में होता क्या है, हमने लेना है फिनॉल। क्या लेना है बेटा? फिनॉल। ये तो जान चुके हो आप इसे, फिनॉल को। बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH व्हिच इज कॉल्ड एज दी, क्या कहेंगे आप इसे? फिनॉल। देखो बेटा, जिसका मैकेनिज्म जरूरी है मैं बता के चल रहा हूं। ऐसा रीमन टीमन रिएक्शंस का बताया था आपको, लेकिन जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जहां पे आए हैं वहां पे बता चुका हूं आपको कि मैकेनिज्म क्या होगा, और जहां पे जरूरी नहीं वहां पे नहीं बता रहा हूं। वहां पे सीधे सीधे आपको इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि बताइए रिएक्शंस का नाम क्या है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने लिया बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज द फिनॉल। इस फिनॉल पे आपने क्या करना है, इस फिनॉल पे आपने डालना है बेटा NaOH एंड CO2। क्या डालना है यहाँ पे, NaOH और साथ में क्या डालना है बेटा, CO2। अब बताइए फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लाइक दैट ऐसे कुछ बनेगा। तो देखो दोनों को साथ में डालेंगे तो यहाँ पे बनेगा, पहले तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। और CO2 डालेंगे तो बेटा यहाँ पे जुड़ जाएगा, वो यहाँ पे हो जाएगा COO-, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COO-, ऐसे मिलेगा। आप CNaOH डालोगे तो आपको फिनॉक्साइड आयन मिलेगा, CO2 ऐड करोगे बाद में तो हो जाएगा COO-। अब इसके ऊपर क्या करना है आपने, H+ डालना है। क्या डालना है आपने, H+। बोले तो क्या डालना है बेटा, एसिड। एसिड जैसे ही डालोगे आप यहाँ पे तो देखो जहां पे क्या है O- है वहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, मतलब उसके साथ में जुड़ जाएगा। तो बोलो क्या होगा, ऊपर बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो बेटा COOH। बोलो क्या कहते हैं इसे, एसिड। कौन सा एसिड, सैलिसिलिक एसिड। कौन सा एसिड है ये, सैलिसिलिक एसिड। बोला कि नहीं बोला बेटा, एस्पिरिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं किसका, सैलिसिलिक एसिड का, है ना सैलिसिलिक एसिड। इसे कहते हैं हम विच एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड का बेटा ओल्ड नाम जो है वो ध्यान में रखना, इसे आल्सो कॉल्ड एज कहते हैं स्पिरिक एसिड। ओल्ड नेम ध्यान में रखना, इसका क्या है बेटा, स्पिरिक एसिड, बिकॉज विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्पिरिया प्लांट। बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम है बेटा, दैट इज द स्पिरिया। स्पिरिया प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसलिए इसे आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते थे, स्पिरिक एसिड। बट अभी क्या कहते हैं इसे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड पे अगर आपने एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड अगर डाल दिया तो आपको एस्पिरिन मिलेगा। मैं आपको फ्राइडे के लेक्चर में बता चुका हूं कि एस्पिरिन मिलेगा करके। वहां पे एस्पिरिन एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शंस होती है, एनाल्जेसिक एक्शंस होती है, हेंस इट इज रिसेंटली यूज्ड इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन होती होने की वजह से। क्लियर है बात यहाँ पे। इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कहते हैं बेटा, कोल्ब रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कोल्ब रिएक्शन। क्या है कोल्ब रिएक्शन में, फिनॉल प्लस NaOH प्लस CO2 तो क्या मिलेगा आपको, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड, दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हिच रिएक्शन बेटा, कोल्ब रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन से ये, कोल्ब रिएक्शन। अब देखिए एक रिएक्शन और बता देता हूं आपको, कोल्ब रिएक्शंस के अलावा एक रिएक्शन और है बेटा, दैट इज इल्ब्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, इल्ब्स रिएक्शन। अब ये इल्ब रिएक्शंस क्या होती है, देखो एक क्यूनॉल बनाने की एक मेथड है, मतलब मोनोहाइड्रिक फिनॉल से डाइहाइड्रिक फिनॉल बनाने के लिए एक मेथड है बेटा, उसे कहते हैं हम, दैट इज इल्ब रिएक्शन। इल्ब पर सल्फेट रिएक्शन भी बोलते हैं इसे। मैंने यहां पे इल्ब रिएक्शन लिखा है। तो होता क्या है, इल्ब रिएक्शंस में देखो बेटा क्या होता है, इल्ब रिएक्शंस में क्या होता है, ये फिनॉल है, दैट इज बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए, बोलो यहां पे OH, ऊपर बॉन्ड क्या हो जाए OH, बेंजीन रिंग ऊपर बॉन्ड OH विच इज कॉल्ड एज दी क्या बोलेंगे, फिनॉल। इस फिनॉल के ऊपर आपने क्या डालना है, आपने डालना है बेटा दैट इज K2H2O8। इसे कहते हैं पोटेशियम परसल्फेट। क्या कहते हैं इसे, पोटेशियम परसल्फेट। क्या है पोटेशियम परसल्फेट का फॉर्मूला, बोलो बोलो क्या हो जाएगा बेटा, K2H2O8। और किसके साथ में डालना है आपने, KOH के साथ में। किसके साथ में डालोगे, KOH। जैसे ही आप KOH के साथ में डालोगे तो यहां पे देखो बन जाएगा डाइहाइड्रिक फिनॉल। ये हो जाएगा बेंजीन और ये हो जाएगा OH और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे भी OH। इसे कहते हैं क्यूनॉल, सही है ना। अरे 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन को क्या कहते हैं, दैट इज क्यूनॉल। बेंजीन 1,4 डायोल, बेंजीन 1,4 डायोल। बताया था कि नहीं बताया था मैंने। कौन सा हाइड्रिक फिनॉल है, मोनोहाइड्रिक है कि डाइहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक फिनॉल है, बिकॉज दे कंटेन 2 OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप। तो इसे कहते हैं हम दैट इज क्यूनॉल। तो बेटा एक क्यूनॉल बनाने के लिए एक रिएक्शन है फिनॉल से, उसे कहते हैं हम दैट इज इल्ब रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस, इल्ब रिएक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा। नेम रिएक्शंस है, सिंपल नेम रिएक्शंस है। ऐसे रिएक्शन अगर नजर आई आपको तो कौन सी रिएक्शंस हो जाएगी, कोल्ब रिएक्शंस हो जाएगी। और अगर फिनॉल K2H2O8 के साथ में बेटा, फिर कई बार क्या होता है, यहां पे ये दे दिया जाता है और यहां पे प्रोडक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। अगर आपका ध्यान होगा, आपको सारी बातें पता होगी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा करके। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा लिख के देखिए रिएक्शंस को, जिसका मैकेनिज्म दिया है उसका मैकेनिज्म को लिख के देखिए। थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो दैट इज दैट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज द कोल्ब रिएक्शंस और इसे कहते हैं बेटा इल्ब रिएक्शंस। इल्ब रिएक्शंस, क्लियर है बात। यहां पे एक बात ध्यान में रखना कि यहां पे इस रिएक्शंस में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इस रिएक्शन में कोल्बे रिएक्शंस में बेटा, कोल्ब रिएक्शन में जो हम इलेक्ट्रोफाइल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है बेटा, यहाँ पे CO2 है। कौन सा है, CO2 है। और दूसरी बात, ये जो है रिएक्शन बेटा बेसिक मीडियम में होती है। यहाँ पे pH जो होता है वो ग्रेटर देन 10 होता है। क्या होता है, ग्रेटर देन 10। देखो ना NaOH लिया है हमने,
क्या लिया है? NaOH। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2 होगा। कोल्ब रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CO2। और pH क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 10, क्योंकि NaOH लिया है। NaOH क्या है? बेस है, तो pH बेटा 10 से ज्यादा होनी चाहिए, तब रिएक्शंस होगी। और तीसरी बात यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? एसिड होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? एसिड। इधर देख लीजिए, प्रोडक्ट इज एसिड, प्रोडक्ट इज एसिड। अरे सैलिसिलिक एसिड मिल रहा है ना यहाँ पे, क्या मिल रहा है? सैलिसिलिक एसिड। मजेदार बात है कि ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है? CO2 है। दूसरी बात, बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेस बन रहा है कि एसिड बन रहा है? एसिड बन रहा है। अरे सैलिसिलिक एसिड का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है सैलिसिलिक एसिड का नेचर। समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? यहाँ पे सबको समझ में आ गई? बड़े आगे अब बात करेंगे हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दी अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल में क्या डिस्टिंग्विश है? और दूसरी बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल व्हाई दे शो दी एसिडिक नेचर। फिनॉल एसिडिक नेचर क्यों शो करता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल और द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इधर देखिए, अब यहां पे आपको बेटा एक दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, मैंने क्या बोला है कि फिनॉल क्या होता है? एसिडिक होता है। मुझे एक बात बताइए, अगर फिनॉल एसिडिक है तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसे कहते हैं एसिड? जरा बताइए आप कि एसिड किसे कहते हैं? एसिड हम किसे कहते हैं? जो H+ आयन देता है। जो क्या देता है बेटा? H+ आयन। जो हमें H+ आयन देता है उसे क्या कहते हैं? एसिड। अब सवाल यह है कि फिनॉल में जो OH है उसमें H है, तो वो देगा कि नहीं देगा? वो देगा, तो जो नया कंपाउंड जो बनेगा वो फिनॉक्साइड आयन बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, अल्कोहल का जो एसिडिक कैरेक्टर है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। अब आपको देखना पड़ेगा ना कि फिनॉल का जो फिनॉक्साइड आयन है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। इधर देखिए, ये मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास में बेंजीन रिंग। ये देखिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहां पे क्या हो गया बेटा? OH। ये क्या हो गया बोलो? यहां से फिनॉल हो गया। अब बेटा हमने बोला है कि जो हमें H+ आयन देते हैं उसे क्या कहते हैं? एसिड। तो ये फिनॉल H+ आयन देगा या नहीं देगा? देगा। कैसे? देखो, अगर जैसे ही बेटा ये H+ आयन देगा तो बोलो यहां पे क्या रह जाएगा? बोलो यहां पे क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां पे क्या आ जाएगा? O-, और प्लस क्या मिलेगा आपको? H+। क्या मिलेगा? H+। सॉल्यूशन में जितने H+ ज्यादा होंगे, सॉल्यूशन में जितने H+ ज्यादा होंगे उतने एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। दोबारा से सुनो बेटा, अरेनियस क्या कहता है? अरेनियस की एसिड बेस थ्योरी क्या कहती है कि जो हमें H+ आयन देते हैं हम उसे एसिड कहते हैं, और जो OH- देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बेस। अब आप ही देखो कि जो फिनॉल टूट रहा है तो आपको क्या H+ आयन दे रहा है? वो दे रहा है ना H+ आयन। तो फिनॉल एसिड है कि बेस है? एसिड है। बेस कहां से हुआ यार? यहां पे H+ दे रहा है ना, H+ दे रहा है तो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। समझ में आया? क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या बेटा? मैंने ये बोला है कि सॉल्यूशन में जितने H+ आयन होंगे, जितने ज्यादा H+ आयन होंगे, एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। अब ऐसा नहीं हो सकता क्या? ये पॉजिटिव या निगेटिव फिर से दोबारा से मिल लिए और फिर से फिनॉल बना दिए। अरे ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये दोनों आपस में मिल लिए फिर से फिनॉल बन गए। तो अब बताइए सॉल्यूशन में H+ आयन दिखेंगे क्या आपको? नहीं दिखेंगे ना। सॉल्यूशन में H+ आयन दिखेंगे क्या आपको? नहीं दिखेंगे। तो अब अगर हमने क्या किया, अगर ये दोनों आपस में नहीं मिलने दिए, इन दोनों को हमने नहीं मिलने दिया, तो सॉल्यूशन में कौन से आयन एग्जिस्ट करेंगे? H+। तो बेटा ये कब मिलेंगे? जब ये अनस्टेबल होंगे। ये अगर दोनों अनस्टेबल होंगे तो ये मिल जाएंगे आपस में, एकदम से मिल जाएंगे, और क्या बना देंगे? फिर से फिनॉल बना देंगे। लेकिन अगर ये दोनों में का एक भी अगर स्टेबल हुआ, समझ लो मान लीजिए ये फिनॉक्साइड आयन है, फिनॉक्साइड मान लीजिए क्या फिनॉक्साइड आयन ही है वो, इसे कहते हैं बेटा विच आयन? फिनॉक्साइड आयन। अगर हमने फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बना दिया तो ये H+ मिले, H+ की जरूरत है क्या उसे? नहीं है जरूरत है। वो लेगा क्या? अरे देखो H+ जब उसको छोड़ के चला गया कि स्टेबिलिटी पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पे फिनॉल में का जो H+ है बेटा, अगर इस फिनॉल को छोड़ के चला गया तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। अगर ये फिनॉक्साइड आयन अगर स्टेबल है H+ के छोड़ के जाने के बाद भी, तो बेटा ये इसके साथ में रिएक्शन करना चाहेगा कि दोबारा से? नहीं करना चाहेगा। उसके छोड़ के जाने पे उसे कोई फर्क ही नहीं, असर ही नहीं हुआ ना। समझ में आया क्या? वो बेटा दुखी हुआ क्या? वो नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है। अब सवाल ये है कि वो स्टेबल क्यों है? सवाल ये है कि वो स्टेबल क्यों है? देखो यहां से यहां पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस हो जाएगा। 360 का रेजोनेंस होगा ना। अरे होगा या नहीं होगा? कैसे होगा रेजोनेंस? इधर देखिए आप, रेजोनेंस कैसे होगा? रेजोनेंस 360 का रेजोनेंस होगा ना यार। ये देख लीजिए, ये कौन सा आयन है बोलो? ये है फिनॉक्साइड आयन। दिख रहा है ना? विजिबल है ना? नहीं है विजिबल? चलिए ठीक है,
कोई बात नहीं बेटा, कलर चेंज कर देते हैं। इधर देखिए आप, बस इधर देखिए, ये दो ही कलर यूज करेंगे हम। क्या आपको अभी विजिबल है? ये अभी विजिबल है या नहीं है? अब देखो बेटा, इसमें 360 का रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? होगा ना यार। रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आती है ना, आती है ना। रेजोनेंस की वजह से क्या आती है? स्टेबिलिटी। ये देखो, ये निगेटिव चार्ज यहां से यहां पे, ये डबल बॉन्ड यहां से यहां पे। समझ में आया? तो क्या मिलेगा आपको नेक्स्ट जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो आप, ये और यहां पे क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड ओ। यहां पे आएगा निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये निगेटिव चार्ज यहां से यहां पे, ये डबल बॉन्ड का निगेटिव चार्ज यहां से यहां पे। तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। यहां पे देखो, ये बेंजीन रिंग, ऊपर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, यहां पे नया डबल बॉन्ड, यहां पे निगेटिव चार्ज, यहां पे रेजोनेंस होगा, आगे भी होगा ना। जहां तक रेजोनेंस की कंडीशन है वहां तक रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फ्री रेडिकल। ये कंडीशन बता चुका हूं, आप भी बोल सकते हो ऐसा, ठीक है। इधर देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये देख लीजिए बेटा आप, ये देखो आप, ये डबल बॉन्ड ओ है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां पे इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे। जैसे ऊपर से आए बेटा, वापस ऊपर लौट गए। समझ में आया या नहीं आया? तो यहां पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि लास्ट होगा बेटा। यहां पे क्या होगा बोलो? O माइनस, क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आया? तो देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को जितना घुमा सकते थे हम उतना खूब घुमाया हमने। घुमाने के बाद में एनर्जी उसे कैसे घुमाया? थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते बेटा इसे। तो रेजोनेंस जितना ज्यादा घुमा सकते इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा घुमाइए, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन, ये जो स्ट्रक्चर्स है बेटा, इन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी एनर्जी कम हो जाएंगी। दैट एनर्जी विच इज कॉल्ड एज द रेजोनेंट एनर्जी। मैं बोलूंगा 1 किलोमीटर दौड़ लगा के आपकी एनर्जी बढ़ेगी या घट जाएगी? घट जाएगी ना। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी दौड़ लगा रहे हैं ना, गोल 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 घूम रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी क्या हो जाएंगी उनकी? कम हो जाएंगी। अगर एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएंगी। आपको बोला 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आइए और आप चुपचाप यहाँ पे आके बैठ जाएंगे, और बाला आप बोला आपको कि बस 2 किलोमीटर और चल लीजिए, आप चलेंगे क्या? आप नहीं बोलेंगे सर कल चलेंगे, आप नहीं चलते। अब मतलब आपकी एनर्जी कम होने की वजह से स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ गई। तो बेटा फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू रेजोनेंस। तो बेटा इसके साथ में रिएक्शन करना चाहेगा क्या वो? नहीं। मतलब ये सॉल्यूशन में कैसा रहेगा? ये सॉल्यूशन में कैसा है? स्टेबल है। और ये कैसा है? अनस्टेबल है। लेकिन ये अनस्टेबल होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये इसके साथ में कंबाइन होगा क्या? नहीं होगा। मतलब ये रिएक्शन रिवर्स होगी क्या? नहीं है। तो सॉल्यूशन में कौन से आयन मिलेंगे? फिनॉक्साइड, H+ आयन। अगर सॉल्यूशन में H+ आयन है तो सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? एसिडिक है। pH लेस देन 7 है कि ग्रेटर देन 7 है? लेस देन 7 है। लेस देन 7 होता है एसिडिक, बोले तो लेस देन 7। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए, ब्लू लिटमस पेपर रेड में करेगा या रेड लिटमस पेपर ब्लू में करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ब्लू को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। एसिड क्या करते हैं बेटा? एसिड क्या करते हैं? ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और बेस क्या करते हैं? रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। मतलब बेस ब्लू करता, बेस ब्लू करता। किसका ब्लू करता? रेड का। 2 ही तो लिटमस पेपर होते हैं ना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, 2 ही होते हैं बेटा, एक रेड होता है एक ब्लू होता है। बस इतना ध्यान में रख लीजिए, जिंदगी भर आपको याद रहेगा कि बेस ब्लू करता, बेस ब्लू करता। किसका ब्लू करता? वो रेड का करता। तो एसिड उल्टा, एसिड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा ये मुझे बस बता दीजिए कि ये फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है या नहीं है? स्टेबल। बोलो, दिस आर द स्टेबल, दिस आर द स्टेबल। ड्यू टू, क्यों स्टेबल है? ड्यू टू रेजोनेंस। ड्यू टू, बोलो बेटा, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ड्यू टू रेजोनेंस ये क्या हो जाएगा बेटा? स्टेबल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन में H+ आयन रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे सॉल्यूशन में H+ आयन। अगर सॉल्यूशन में H+ आयन है तो फिनॉल क्या हो गया? एसिडिक हो गया। फिनॉल क्या हो जाएगा? एसिडिक। मतलब सारा खेल स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन पे डिपेंड करता है। जिस किसी भी फिनॉल में जितना ज्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड आयन होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सही है ना? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब सवाल यह है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कैसे हो रहा है? फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कैसे हो रहा है? ऑक्सीजन पर का निगेटिव चार्ज बढ़ा के या ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज घटा के? मुझे एक बात बताइए, यहां पे मुझे एक बात बताइए, आप सोचिए, आप ये फिनॉक्साइड आयन है, इस ऑक्सीजन पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो बेटा कोई भी स्पीसीज पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो अनस्टेबल ही होगी। क्या होगी? अनस्टेबल होगी। लेकिन ये जो फिनॉक्साइड आयन में जो रेजोनेंस हो रहा है बेटा, अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ना वो। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इसलिए तो उसका चार्ज डेंसिटी कम हो रही है ना। समझ में आया क्या? आपके सर पे बेटा मैंने क्या कर दिया, 50 kg वजन रख दिया,
तो आप सहन कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। कुछ लोग सहन कर पाएंगे, कुछ लोग मान लीजिए नहीं सहन कर पाएंगे आप, और वही आप 5 लोग हो, वो 5 लोगों ने आपने 10-10 केजी आपने डिवाइड कर दिया, तो आप आसानी से संभाल पाओगे उसे? तो बेटा यहीं पे यहाँ पे भी तो वही हो रहा है ना। ये जो एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था तो वो पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्स हो रहा है ना। पूरे मॉलिक्यूल पर अगर डिस्पर्स हो रहा है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। 50 किलो वजन लेके खड़े रह सकते हो क्या आप? आपको बोला 10 मिनट खड़े रहिए, आप कैसे करोगे? आप समझ में आ रही ना बातें आप? और वही बोलोगा 10 केजी पकड़ के खड़े हो जाइए आप, तो आप 10 मिनट क्या 15 मिनट भी खड़े हो सकते हो, आराम से खड़े हो सकते हो आप। वही तो हो रहा है ना यहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। मतलब चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से क्या हो रहा है? चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, चार्ज क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे फैक्टर जो ऑक्सीजन के चार्ज को कम करेंगे, अरे ओए ऐसे फैक्टर या ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो के चार्ज को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बढ़ेगी या घटेगी? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है ना समझ में। ऑक्सीजन पर का चार्ज बेटा अगर कोई ग्रुप कम करता है तो क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ऐसे ग्रुप जो ऑक्सीजन पे के चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे तो उसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया ना? आराम से बोलू के बेटा आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे। अब फिनॉक्साइड आयन कब ज्यादा स्टेबल होगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। समझ में आया? और फिनॉक्साइड आयन अनस्टेबल कब होगा? जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले ग्रुप कौन से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है? सिंपल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप बढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस ऑक्सीजन पे बढ़ेगी कैसे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप से? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। अरे कोई ग्रुप अगर हमने जोड़ दिया इसे, देखो नहीं समझ में आया क्या? अरे यार इतनी आसान चीजें हैं आप नहीं समझ पा रहे हो। मैंने जो बोला है आपको वो समझ में आ गया ना? प्राजक्ता आ रहा है बेटा समझ में कि फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना क्या हो जाएगा? उसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है? अब इधर देखिए आप, इधर देखिए आप, मैंने यहां पे 2 फिनॉल बनाए हैं। इधर देखिए आप, ये मेरे पास फिनॉल है, ये वाला, ये बेटा बेंजीन रिंग OH है। ये क्या है? बेंजीन रिंग OH है। यहां पे दूसरा फिनॉल बना दिया बेटा, इधर देख लीजिए आप, ये बेंजीन रिंग, यहां पे ऊपर भी OH है, यहां पे जोड़ दिया हमने CH3। यहां पे देख लीजिए बेटा, यहां पे जोड़ दिया बेंजीन रिंग और ऊपर क्या जोड़ दिया बेटा? OH। यहां पे क्या जोड़ दिया बोलो? यहां पे जोड़ दिया हमने Cl। यहां पे क्या जोड़ दिया? Cl। ये मेरे पास में 3 फिनॉल है, A है और ये क्या है बेटा? B है और ये क्या है? C है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि बताइए इसमें से मोर एसिडिक कौन सा होगा? इसमें मोर एसिडिक कौन सा होगा? A, B, C में से बताओ बेटा कौन सा एसिडिक होगा ज्यादा? बोलो ना। C वाला क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया क्या समझ में? अरे यार मुझे एक बात बताइए, ये वाला ग्रुप देख लीजिए आप, इधर देखो आप, इधर देखिए बेटा, ये फिनॉल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है क्या? नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है क्या? नहीं है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी क्या? नहीं। लेकिन ये मिथिल को देखिए ना आप, ये मिथिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। पहले ही तो बेटा H+ छोड़ के जाने के बाद में ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा था? नेगेटिव चार्ज आ रहा था। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा? इसके ऊपर और नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा। मतलब पहले तो बेचारा अनस्टेबल है और भी क्या करेगा? उसे अनस्टेबल ही करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉक्साइड आयन को क्या करेंगे बेटा? अनस्टेबल करेंगे। अनस्टेबल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएंगी? उसकी कम हो जाएंगे। मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? कम। अरे अनस्टेबल हो जाएगा तो वो H+ के साथ में रिएक्शन करके फिर से फिनॉल बना देगा ना। H+ के साथ में रिएक्शन करके फिर से क्या बना देगा? फिनॉल। लेकिन ये देखो, ये क्या है? जैसे ही हाइड्रोजन छोड़ के चला गया ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है, उसके ऊपर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अरे बेटा उसके दुख को कम करेगा ना, बांट रहा है ना, तो पता है ना आपको दुख बांटने से कम होता है करके। तो ये दुखी हो गया ना पहले, जैसे ही हाइड्रोजन छोड़ के चला गया तो ये दुखी हो गया बेटा। तो ये क्लोरीन जो है उसका दुख कम करने के लिए आ गया। मतलब वो स्टेबिलिटी बढ़ाएगा या घटाएगा? क्या करेगा? इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग, अरे यार ये कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी?
अरे नींद में कह रहे हैं घटेंगी ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये बेटा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है ना, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहा है। स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल कर रहा है, अनस्टेबल कर रहा है। समझ में आया, आ गया सबको समझ में। मतलब अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर बता दूं तो सबसे ज्यादा किसके होगे बोलो, एसिडिटी की ऑर्डर अगर हम बता दे बेटा यहां पे, तो सी की ज्यादा होगी किससे, ए से। ए के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग और विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है ना, और इसकी ज्यादा होगी किससे बेटा, बी से। तो ये एसिडिटी की ऑर्डर रहेगी, क्या रहेगी, एसिडिटी की ऑर्डर। मतलब इसका जो लब्बो लुबाव है बेटा ये है, क्या है, ड्यू टू, बोलो बेटा, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। एसिडिक कैरेक्टर, क्या बोलेंगे आप, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल इज डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, बोलो रे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। देखो ना यार, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। किसकी स्टेबिलिटी, आपकी या मेरी, क्या फिनॉक्साइड आयन की, फिनॉक्साइड आयन की। ठीक है बेटा, किसकी स्टेबिलिटी, फिनॉक्साइड आयन की, फिनॉक्साइड आयन की। तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा बोलो बेटा, बोलो ना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप, दैट इज ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उसकी वजह से होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उनकी वजह से होता है नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ड्यू टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एसिडिटी, बोलो क्या हो जाएगी, एसिडिटी ऑफ, किसकी एसिडिटी, फिनॉल की एसिडिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे समझ में आया है नहीं आया, आया सबको समझ में, क्लियर है। और एक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, चलिए बताइए मुझे आप, ये मेरे पास में फिनॉल है कोई, इधर देखिए बेटा, यहां पे बोलो ये ए है, ये वाला क्या है बेटा, ए है, OH है, ये वाला क्या है, OH है। इधर देखिए, दूसरा देखिए यहां पे हमने क्या जोड़ दिया, इधर देखिए आप, यहां पे मैंने जोड़ दिया CH3, यहां पे जोड़ दिया CH3, हाँ ये बेंजीन रिंग है और ये OH है। अब यहां पे जोड़ दिया बेटा OCH3, यहां पे क्या जोड़ दिया, OCH3 जोड़ दिया। सिमिलरली यहां पे देख लीजिए आप, ये है मेरे पास में बेंजीन रिंग, ऊपर क्या है बेटा, OH, ऊपर क्या है, OH है। यहां पे जोड़ दिया हमने NO2, यहां पे क्या जोड़ दिया, NO2। चलिए मैं इसे लेबल कर देता हूं, ये A है और ये क्या है बेटा, B है और ये C है। बस बता दीजिए मुझे इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, बताइए कौन सा एसिडिक होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, A, B, C में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, C होगा, क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप है। मतलब इसका मतलब है, समझ में आ रहा है आपको, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़े होंगे उतनी एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, ज्यादा। मतलब इससे भी एसिडिक ज्यादा ये वाला होगा, इससे भी ज्यादा एसिडिक ये वाला होगा ना रे, बेंजीन रिंग। ऊपर यहां पे क्या हो जाए बेटा, बोलो, यहां पे क्या हो जाए, NO2, और नीचे क्या हो जाए, NO2, और यहां पे क्या हो जाए, NO2। बोलो कौन सा एसिड बोला था, पिक्रिक एसिड। कौन सा एसिड, पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये हमने बोल दिया डी, ये क्या बोल दिया, डी। अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, जितना निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतने कम हो गए। समझ में आया, इन दोनों में तो समझ में आ गया ना आपको, इन दोनों में तो समझ में आ गया कि ये ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहां पे 3 NO2 की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, यहां पे 1 NO2 की वजह से नेगेटिव इंडक्टिव हो रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर जो होंगे बेटा, एसिडिक कैरेक्टर बोलो ज्यादा किसके होंगे, डी के ज्यादा होंगे, किससे, सी से। अब कंपैरिजन करो इन दो में, बोलो मोर एसिडिक कौन सा रहेगा, बी रहेगा या ए रहेगा, ए रहेगा। क्यों ए रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन ये उससे ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। समझ में आया क्या, अब ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, और उस ऑक्सीजन को ये इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को और पुश कर, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है लेकिन उसको और ऊपर से और क्या हो गया, उसको इलेक्ट्रॉन पुश करने वाला ग्रुप जुड़ गया, तो ज्यादा और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मतलब मॉलिक्यूल को और अनस्टेबल बनाएगा, ये फिनॉक्साइड आयन को और अनस्टेबल बनाएगा। मतलब इससे ज्यादा कौन होगा बेटा, ये वाला होगा, ए वाला होगा, और इससे कम कौन सा होगा, बी वाला होगा। अरे समझ में आया है नहीं आया, आया समझ में, मैं टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा ऐसे। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा अच्छे से पढ़िए,
पॉजिटिव इंडक्टिव वाले ग्रुप कौन से हैं, नेगेटिव इंडक्टिव वाले ग्रुप कौन से हैं, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे आप तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाएंगी, एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे। दूसरी बात, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप की वजह से, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइविंग ग्रुप जुड़े होंगे बेटा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी फिनॉक्साइड आयन की, और फिनॉक्साइड आयन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएंगे। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछ लूं कि फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर, तो ड्यू टू बेटा ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी होती है किसकी, फिनॉक्साइड आयन की, इस वजह से फिनॉल क्या हो जाते हैं, एसिडिक हो जाते हैं। क्लियर है, अभी आगे सबको समझ में। चलिए इधर देखिए आप, नेक्स्ट बात करेंगे अल्कोहल और फिनॉल की बात कर लेते हैं, बस हो गया अभी, बस 10 मिनट में निपटा देंगे। बाकी का जो इथर है, इथर हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कल बेटा टेस्ट होगी आपकी, जो आज की जो टेस्ट थी अल्कोहल फिनॉल की वो अब कल होगी, अब फिनॉल पूरा रहेगा उसमें, और नेक्स्ट लेक्चर से कल, हाँ टाइमिंग फिर सर बता देंगे ना आपको, आफ्टरनून का टाइमिंग रहेगा ना। ठीक है, तो कल बेटा केमिस्ट्री का क्लास नहीं होगा, आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, हाँ, और नेक्स्ट लेक्चर से हम इथर स्टार्ट कर देंगे। चलिए इधर देखिए आप, चलो अल्कोहल और इथर में देख लीजिए, अभी तो अल्कोहल और फिनॉल में बात करते हैं। इधर देखिए बेटा, इधर देखिए मैं बता देता हूं आपको, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड इथर, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड इथर, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड इथर। आपको एक बात तो समझ में आ रही है ना कि अल्कोहल और फिनॉल, सॉरी फिनॉल बेटा, अल्कोहल नहीं, इथर नहीं, इथर बाद में बात करेंगे। हाँ, अल्कोहल में भी OH ग्रुप है और फिनॉल में भी क्या है, OH ग्रुप है। अल्कोहल में का OH ग्रुप कहलाता है अल्कोहलिक OH और फिनॉल में का कहलाता है फिनॉलिक OH, फिनॉलिक OH। इधर देखिए आप, इधर देखिए बेटा डिस्टिंग्विश देख लीजिए आप, पहला डिस्टिंग्विश बता रहा हूं आपको, इधर देखिए आप, अगर आपने क्या किया बेटा, फिनॉल लिया, क्या ले लिया, फिनॉल, प्लस इसके ऊपर डाला बेटा NaOH, क्या डाला, NaOH, रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल कर देगा रिएक्शंस, होगी रिएक्शंस, यहां पे होगी इस तरीके से, लेकिन अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा। इधर देखिए, अगर मैं साइमल्टेनियसली बता दूं यहां पे दूसरा पॉइंट इधर देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट इसी के लिए, इधर देखिए आप, इसी के लिए या इसी को लिख देते हैं, इसे थोड़ा हटाना पड़ेगा। इधर देखिए दूसरा, देखो बेटा आपने क्या लिया, अभी आपने अल्कोहल ले लिया, अब इस बार क्या लिया आपने, अल्कोहल, R बॉन्ड OH, उसके ऊपर क्या डाला, NaOH, नो रिएक्शंस, यहां पे अल्कोहल रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि NaOH क्या है, बेस है, NaOH क्या है, बेस है। अल्कोहल बेटा उतना एसिडिक नहीं है कि बेस के साथ में रिएक्शन कर ले, लेकिन फिनॉल एसिडिक है, अभी तो बताया। मुझे बताइए अल्कोहल में अगर अल्कोहल एसिडिक क्यों नहीं है, अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक, यहां पे बताइए, अगर ये ROH है बेटा, इस ROH में अगर उसे H+ छोड़ के चला जाए, कौन चला जाए, H+ छोड़ के चला जाए, तो ये RO- हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा बेटा। अब यहां पे कहां पे रेजोनेंस हो रहा है यार, अल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रहा है क्या, कहीं दिख रही है क्या आपको रेजोनेंस की कंडीशन यहां पे, बताइए मुझे, क्या आपको अल्कोक्साइड में कहीं रेजोनेंस की कंडीशन दिख रही है आपको, है या नहीं, यहां पे रेजोनेंस होगा क्या। अरे जैसा फिनॉल में रेजोनेंस हो रहा था, स्टेबिलिटी बढ़ रही थी, लेकिन ये तो बेचारा अनस्टेबल है, कहां पे रेजोनेंस हो रहा है कि यहां पे नहीं, इमीडिएटली कंबाइंड हो जाएगा, फिर से क्या बना देगा, ROH बना देगा, सॉल्यूशन में H+ आयन रहेंगे क्या, नहीं। एक ही रिएक्शन है जो अल्कोहल का एसिडिक नेचर बताती है, वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल, मैंने बताया था आपको, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, NaOH नहीं है, NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन करता है। कैसे, मैंने ये बताया था बेटा आपको कि अल्कोहल प्लस NaOH नहीं, Na मेटल, तो यहां बन जाएगा R बॉन्ड O बॉन्ड Na, और कौन सा गैस लिबरेट होगा रे, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बस सोडियम के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन NaOH के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये बात आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। लेकिन फिनॉल रिएक्शन करता है NaOH के साथ, फिनॉल रिएक्शन करता है NaOH के साथ में, लेकिन अल्कोहल नहीं करता है, एक और बात बता देता हूं, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए आप, फिनॉल लिया आपने, क्या लिया बेटा, फिनॉल, ये है OH, कौन से कलर का होता है फिनॉल, कलरलेस, ठीक है, कलरलेस, ये क्या है बेटा, कलरलेस, हो गया कलरलेस। जैसे ही आपने इसको FeCl3 में डाला, फेरिक क्लोराइड में,
फेरिक क्लोराइड क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल लेना है बेटा फेरिक क्लोराइड। जैसे ही डालोगे तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा बेंजीन रिंग, ऊपर बॉन्ड O, ऊपर बॉन्ड O, और यहां पे लेंगे 3 और यहां पे आ जाएगा Fe। क्या आ जाएगा? Fe। इसे कहते हैं बेटा फेरिक फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बोलो। इसे कहते हैं बेटा फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड। और फेरिक फिनॉक्साइड का कलर होता है वॉयलेट। कौन सा कलर होता है बेटा? वायलेट कलर होता है, पिंक या वायलेट कलर का होता है फेरिक फिनॉक्साइड। फेरिक फिनॉक्साइड समझ में आया क्या आपको? क्या बोला मैं? जैसे ही बेटा आपने क्या किया, फिनॉल लिया, फिनॉल में FeCl3 डाला, कलर लेस टू कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट कलर हो जाएगा। कौन सा कलर हो जाएगा? वायलेट कलर। इसका क्या मतलब है कि फिनॉल के साथ में रिएक्शन करके क्या बना रहा है? फेरिक फिनॉक्साइड। और फेरिक फिनॉक्साइड कौन से कलर का होता है? वायलेट कलर का होता है। लेकिन ये सुविधा बेटा अल्कोहल नहीं बताता है। समझ में आ रही बात है आपको? अल्कोहल में ये फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। क्लियर है? मतलब अल्कोहल FeCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। वही तो बता रहा हूं आपको। डिस्टिंग्विश समझ में आ रहा है ना रे? अरे आ रहा है ना? दो ही तो पॉइंट बताए यहाँ पे, दो ही तो पॉइंट, अच्छे पॉइंट है ये। यही तो बता रहा हूं आपको कि बेटा फिनॉल प्लस FeCl3 विच कलर? वायलेट कलर। और नेक्स्ट क्या बोला मैंने यहाँ पे? अल्कोहल। अल्कोहल प्लस FeCl3 न्यूट्रल। FeCl3 न्यूट्रल। कौन सा कलर? नो कलर। नो कलर मतलब नो रिएक्शंस। नो कलर मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नो रिएक्शन। समझ में आया? फिनॉल NaOH के साथ में रिएक्शन करता है या नहीं करता है? करता है। अल्कोहल NaOH के साथ में रिएक्शन करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा। फिनॉल FeCl3 के साथ में कौन सा कलर देता है? वायलेट कलर। अल्कोहल क्या देता है? नो कलरेशन। मतलब रिएक्शन करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आया? दिस आर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द अल्कोहलिक OH एंड द फिनॉलिक OH। जिस किसी में भी अल्कोहलिक OH होगा वो अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी बताएगा। जिस किसी में भी बेटा फिनॉलिक OH होगा वो सारी प्रॉपर्टी किसकी तरह बताएगा? फिनॉलिक OH की तरह बताएगा, या फिर उसे इनॉलिक OH भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनॉलिक OH। कल के लेक्चर में बात करेंगे हम किसकी? ईथर की। अब्सेंट मत रहना, मैं कल शुरुआत से बताऊंगा। ईथर का इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा, ईथर का क्लासिफिकेशन भी बताऊंगा, ऑर्बिटल कंसेप्ट भी बताएंगे, देन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है? कल का मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? कल के जो है बेटा, कल टेस्ट होगी आपको, अल्कोहल और फिनॉल पूरा रहेगा उसके ऊपर। ठीक है?